व्यू 360 में वॉशिंगटन में अमेरिका भारत 2+2 मुलाकातें। क्या अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ किसी इकदाम पर रजामंद कर सकेगा? दुनिया की नई करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है और क्या इसके लिए दरकार तवानाई को पूरा करने के कोई और तरीके भी हैं? इस माइनिंग से हम बिटकॉइन पैदा कर रहे हैं और इसके लिए बहुत महंगे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने एक माजूर कर देने वाली बीमारी के बावजूद 55 बरस की उम्र में व्हीलचेयर पर स्केट बोर्डिंग शुरू की। A wheelchair improved the quality of my life and it gave me sport. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर वाइट हाउस ने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात में तसलसल का इंदिया दिया है। वाइट हाउस में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने और नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया। हम आईनी जमहूरी अक़दार की पुरअमन तरीके से बालादस्ती कायम रखने की हिमायत करते हैं। हम किसी एक सियासी जमात की दूसरे के मुकाबले में हिमायत नहीं करते और हम यकीनन कानून की इजारादारी और कानून के तहत बराबर इंसाफ के उसूलों की तायीद करते हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपने तवील ताउन की कदर करते हैं और हमने हमेशा एक खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए भी अहम समझा है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ख्वाह इक़्तिदार में कोई भी हो। जहाँ तक मुस्तक़बिल की फ़ोन कॉल की बात है तो मैं फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। यकीनन हम उनके साथ मुख्तलिफ सतहों पर करीबी राब्ते में रहते हैं। ये थी वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों के हवाले से बात कर रही थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों के बाद सिंध की सूरत हाल की। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में सियासी दर्जा हरारत क्या है। साकिब, PTI की हुकूमत जाने पर और नई हुकूमत बनने पर कैसा रद्द-ए-अमल है शहर में? जी असद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतकर एक बड़ी पावर के तौर पर यहाँ से सामने आई थी। और यहाँ पर जब 10 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई है तो उस पर यहाँ पर भी रिएक्शन देखने में आया और यहाँ पर बड़ी तादाद में इतवार की रात को लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और जो इमरान खान से और उनकी हुकूमत से इजहार यकजहती भी किया है। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा हैं और गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और लोगों की बड़ी तादाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतवार के रोज़ भी निकली है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ज़रूर है और लोग ये जो इस पर एक रिएक्ट कर रहे हैं और जो इनके सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया है इसमें उसके ऊपर काफ़ी वो बिलीव कर रहे हैं और इसी वजह से लोगों की बड़ी तादाद निकली, ख़वातीन निकले, बच्चे निकले, उन्होंने मुजाहिरा किया और इमरान खान से इजहार यकजहती किया। साकिब, अब जबकि सियासी बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हुई है, डॉलर की कीमत कम हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तो कारोबारी तबका मईशत की बेहतरी के लिए कितना पुरुमीद है? कराची, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है और यहाँ पर बहुत बड़ी जो तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं, यहाँ पर जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि जो मसाइल इससे घिरी हुई इस वक्त मईशत है उसको किसी हद तक संभाला दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी जो पार्टी है वो काफ़ी प्रो बिजनेसमैन समझी जाती है और इसी हवाले से ये तवक्कात की जा रही हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में जो शरह सूद में 2.5% का इजाफा किया है, इस पर बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान नज़र आती है और उनका ये कहना है कि इस तरह करने से, इस तरह के इक़दाम करने से जो सरगर्मियाँ हैं, मुआशी सरगर्मियाँ हैं, वो मज़ीद मान पड़ेंगी, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो है मईशत में सुस्त रवी पैदा होगी। तो इस पर जो है जो यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को ऐसे इक़दाम करने होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जिससे हमारी मईशत को एक बार फिर संभाला मिल सके, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। एक चीज़ क्विकली अगर आप क्लोजिंग पे मुझे बता सकें,
आज वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बुलाए गए और एक इकोनॉमिस्ट पैनल बनाया गया। उस हवाले से किसी बिजनेसमैन से आपकी बात हुई, किसी काउंसिल से आपकी बात हुई? जी देखिए, इस हवाले से जो मुआशी एडवाइजरी काउंसिल है उसका इजलास बुलाया गया था और इससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म के दौर में भी ये मुआशी एडवाइजरी काउंसिल मौजूद थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें जो नए मेंबर्स शामिल होंगे, मिफ्ता इस्माइल जो कि पहले वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, वो इसको गालिबन लीड करेंगे। अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो हुकूमत की तरजीहात में सबसे अहम बात यही है कि किस तरह इस मुआशी जो सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है, उससे कैसे निकलना है। और मिफ्ता इस्माइल ने आपसे कुछ देर पहले ही हमसे जो बात की है मीडिया से, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है और इसमें जो कर्जों में डूबी हुई मईशत है उसको कैसे संभाला देना है। दूसरी तरफ जो सब्सिडीज दी जानी है आवाम को, इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है, इसके उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेट्स सी नई मुआशी टीम क्या लेके आती है सामने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपका हमें इस हवाले से कराची से अपडेट करने का। अमेरिका और भारत के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा के दरमियान कल वाशिंगटन में सालाना 2+2 मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए इन मीटिंग्स का आगाज़ 2018 में हुआ था। दोनों ममालिक के वज़रा की मुलाकातों से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी वर्चुअल मुलाकात हुई। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने भारत और दीगर मुल्कों से ये मुतालबा कर रखा है कि वो यूक्रेन पर रूसी जारहियत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नीलोफर मुगल इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। नीलोफर, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था और क्या डिटेल्स सामने आई हैं इसकी अब तक? जी असद, ये वर्चुअल मीटिंग थी और इसमें ज़्यादातर दिफाई ताउन, शराकत दारी और यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पर बात हुई। इसका मकसद ये था कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद गहरा किया जाए और इसके अलावा रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बढ़ाने के लिए भारत का जो ताउन है वो हासिल किया जाए। भारत एक ऐसे वक्त पर ये मुलाकात कर रहा है जब वो आलमी सतह पर रूस और मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहा है। भारत इस मीटिंग में हमने देखा कि बाइडन ने मीटिंग के आगाज़ में ही अपनी इस बात पर ज़ोर दिया कि किस तरह से वो रूस के ख़िलाफ़ जो है भारत की हिमायत जो है वो हासिल कर सके। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का जो दिफाई शराकत दारी पर उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि अमेरिका और भारत जो है इस मामले में शराकत दारी जारी रखेंगे और जंग से जो सामने आने वाले असरात हैं उस पर मुशावरत भी वो जारी रखेंगे। कल हमने देखा कि वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी, उन्होंने कहा कि बाइडन ने मोदी से कहा है कि उनकी इंतज़ामिया जो तेल की दरामदाद है वो बढ़ाने में भारत की मदद कर सकता है, लेकिन साथ ये भी कहा कि जो भारत की रूस के साथ तवानाई की मद में जो दरामदाद हैं उसको आगे बढ़ाना भारत के मफाद में नहीं है। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जो हालिया मुज़ाकरात हो रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान इससे कुछ मुस्बत नताइज सामने आएंगे और मुज़ाकरात के लिए या अमन के लिए जो राह है वो हमवार हो सकेगी। नीलोफर, और इस मीटिंग के बाद अमेरिका और भारत के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा के दरमियान वाशिंगटन में 2+2 डायलॉग भी हुए, उसकी भी कोई डिटेल्स सामने आई हैं? क्या एजेंडा था उसका और कौन सी चीज़ों पे कोई बहस हुई है और सामने आई हैं जो चीज़ें? जी असद, अमरीकी और भारतीय जो वज़रा थे उन्होंने इस मीटिंग में दिफा, सिक्योरिटी, इलाकाई सलामती, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये जो 2+2 मुज़ाकरात हैं ये आलमी मामलात में एक अहम लम्हा है और भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उनका कहना था कि ऐसा कोई शोबा नहीं है जिसमें दोनों ममालिक जो हैं वो शराकत दारी ना कर रहे हों। और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने चीन की जो ख़ित्ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख है उस पर तशवीश का इजहार किया कि किस तरह से वो अपनी आमराना जो मफादात हैं उसको आगे लेकर बढ़ रहा है। और इसी तरह भारत के जो वज़ीर दिफा थे उनका ये कहना था कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो दिफाई शराकत दारी है वो दोनों मुल्कों के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात में अहम है। बहुत शुक्रिया नीलोफर मुगल आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ लाई गई 10 मज़म्मती करारदादों पर भारत ने एब्सटेन किया।
जंग के आगाज से ही भारत की तरफ से जंगबंदी और शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए अपीलें तो सामने आई हैं, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला। अमेरिका में तज्जियाकार और सियासतदान इस पर क्या राय रखते हैं और क्या इसका असर अमेरिका भारत ताल्लुकात पर पड़ सकता है, यही जानने के लिए अंशुमन आप्टे ने बात की भारत में तैनात रहने वाले साबिक अमेरिकी सफीर केनेथ जेस्टर से। एम्बेसडर केनेथ जेस्टर 2017 से 2021 तक भारत में अमेरिकी एम्बेसडर थे। इस दौरान वो अमेरिकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तैयार करने में शामिल थे और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 4 फरीकी डायलॉग यानी क्वाड के लॉन्च में भी उनका हिस्सा था। एम्बेसडर जेस्टर कहते हैं कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमलों के मामले में अपने गैर जानिबदार रहने के मौकिफ में तब्दीली लाएगा। यकीनन अमेरिका को उम्मीद होगी कि भारत यूक्रेन में होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत करेगा, लेकिन ये फैसला आखिरकार भारत को खुद ही करना होगा। ताहम अमेरिका और भारत का ताल्लुक बहुत मजबूत है। एम्बेसडर जेस्टर को उम्मीद है कि भारत को वक्त के साथ ये एहसास होगा कि उसे रूसी हथियारों पर अपना इन्हिसार कम करना चाहिए। हमें तवक्को है कि रूसी असलहे की कारकर्दगी देखकर भारतीयों को खुद एहसास हो जाएगा और वो समझेंगे कि रूस सियासी और मुआशी एतबार से तन्हा होता जा रहा है, उसकी मईशत तबाह होने वाली है। ये देखकर भारतीय इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सूरत हाल के पेश नज़र रूस से हथियार खरीदना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा और रूस पर पाबंदियों के बायस मुश्किलात और बढ़ेंगी। तो मुझे तवक्को है कि वक्त के साथ हिंदुस्तान हथियारों के हुसूल के लिए सिर्फ रूस पर इन्हिसार नहीं करेगा। एम्बेसडर केनेथ जेस्टर कहते हैं कि अमेरिका भारत की तवानाई की ज़रूरियात को समझता है और ये भी कि भारत रूस से जो ऑयल और गैस खरीदता है वो यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी कम है। उम्मीद है कि इसमें कोई नुमाया इजाफा नहीं होगा। हम चाहेंगे कि सभी मुल्क रूस से तेल और गैस खरीदना कम कर दें और ये सिफर तक पहुंच जाए। मुझे तशवीश है कि यूक्रेन में पुतिन इंतहाई हौलनाक और घिनौने जुल्म और सितम के मुर्तकब हो रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि अब से 30 या 60 दिन बाद हम सब पिछले सवाल देखते हुए कहें कि हम मजीद क्या कर सकते थे, और इनमें से एक चीज़ रूस से तेल की खरीदारी होगी। बाइडेन इंतजामिया के इकोनॉमिक एडवाइजर ब्रायन डीज और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दलीप सिंह ने ऐसे बयान दिए थे कि अगर रूस के साथ भारत के मुआशी ताल्लुकात में और गहराई आती है तो भारत को उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि अमूमी तौर पर सिफारतकारी अवामी सतह पर की जानी चाहिए। ऐसे मसाइल पर बातचीत निजी तौर पर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में भारत रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि आखिर में अमेरिका भारत का लाजमी पार्टनर है और रूस इसका मतलूबा पार्टनर है। एम्बेसडर केनेथ जेस्टर कहते हैं कि अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के चलते भारत रूस के साथ इक्तसादी उमूर और डिफेंस रिलेशंस में कमी लाए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस मामले पर दोनों मुल्क एक दूसरे की हसासियत को समझते हुए काम करेंगे और इसका असर यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मुस्तकबिल पर नहीं होगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। बिटकॉइन एक बिल्कुल ऐसी ही करेंसी जैसे डॉलर, दिरहम, रियाल या रुपया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये करेंसी किसी मुल्क से मुंसलिक नहीं है और सिर्फ इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में मौजूद है। इसे पैदा करने के लिए इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर्स दरकार होते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली भी इस्तेमाल होती है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी इस करेंसी की माइनिंग या पैदावार से लोड शेडिंग तक की नौबत आ सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जानने की कोशिश की कि तवानाई के बेहतर इस्तेमाल और बिटकॉइन माइनिंग के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स तलाश किए जा रहे हैं। ब्लॉक फ्यूजन एक ऐसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो दोबारा काबिल इस्तेमाल होने वाली तवानाई इस्तेमाल करती है। ये इमारत एक कारखाना हुआ करती थी। हम इसको एक सनती तनसीब से डेटा सेंटर में तब्दील कर रहे हैं जहां बिटकॉइन बनाए जाएंगे। एक वक्त यहाँ लोहे का स्क्रैप इकट्ठा किया जाता था। इससे पहले दर हकीकत ये बिजली पैदा करने का प्लांट था जिसमें कोयले और जमीन से निकाले जाने वाले ईंधन से तवानाई पैदा की जाती थी जो साफ नहीं थी।
At the facility, we actually mine Bitcoin. So traditionally, इस तंसीब में हम दर हकीकत बिटकॉइन बनाते हैं। रिवायती तौर पर लोग बिटकॉइन की माइनिंग का सुनकर सोचते होंगे कि जैसे किसी कान से कोई कुदरती वसाइल निकाले जा रहे हों। इस माइनिंग से हम बिटकॉइन पैदा कर रहे हैं और इसके लिए बहुत महंगे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीका यह है कि किस मुस्तादी से आप एल्गोरिदम्स हल करते हैं जिससे आप एक बिटकॉइन हासिल करने के काबिल होते हैं। algorithm, a mathematical equation on the blockchain to be able to go and obtain 1 Bitcoin. So I'm going to show you. अब मैं आपको कानकुन दिखाऊंगा। ये कानकुन अफराद नहीं बल्कि कंप्यूटर्स हैं। Computers themselves. One of the things that I wanted to talk about was एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये कंप्यूटर्स अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। ये मिलकर अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाकर एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं जो एल्गोरिदम्स को हल करके सिर्फ एक बिटकॉइन पैदा करता है। माइनिंग के लिए इस इमारत के अंदर 2600 कंप्यूटर्स काम करते हैं। हमारा अंदाजा है कि जब ये तंसीब मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ 12,500 से 15,000 यूनिट लग चुके होंगे। units. This facility here in Niagara Falls, we are 5 miles away. नायग्रा फॉल्स की ये तंसीब रॉबर्ट मोजेस हाइड्रो प्लांट से 5 मील दूर है। इस जगह का इंतखाब करने से पहले हमारे लिए ये अहम था कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली तवानाई रिन्यूएबल हो। तो अब जब हम इस इमारत को एक डेटा सेंटर में तब्दील कर रहे हैं तो इस फैसले में तवानाई एक अहम पहलू था। तो हम एक बहुत मुनासिब मुकाम पर वाक़ हैं जहाँ अगर तवानाई की तमाम नहीं तो ज्यादा जरूरियात इसी एक प्लांट से पूरी की जा सकती हैं। हम एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसे डिमांड रिस्पांस कहा जाता है। अगर प्लांट के ग्रिड को बिजली की ज्यादा जरूरत पड़े तो हम अपना काम रोक दें या इसका इस्तेमाल कम कर दें ताकि आवाम को बिजली की कमी महसूस ना हो। अगर हम ब्लॉकचेन या इस मखसूस इंडस्ट्री के बारे में सोचें तो ये मुस्तकबिल की एक सनत है। एरन फीडोर के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, गीती आरानी, मुर्तजा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और आज के शीरों में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्हें मल्टीपल सिरोसिस का शिकार होने के बाद अपने हाथों की कमज़ोरी की वजह से मुजस्समा साजी तर्क करना पड़ी। लेकिन जब व्हीलचेयर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई तो उन्होंने एक ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट का इंतखाब किया जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। So the thing about me is I don't really see the coping. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, दर हकीकत मैं कोपिंग को देख ही नहीं सकती जहाँ से फिसल कर नीचे जाना है। इसलिए मुझे शुरू करने में यानी ड्रॉप इन में कुछ वक्त लग जाता है क्योंकि मुझे उसे महसूस करना होता है। और ड्रॉप इन का मतलब है कि बस आप मुझे व्हीली करते देखेंगे। मैं कुर्सी के पिछले पहियों को यहाँ तक लेकर आई हूँ। जो कोपिंग है ये ड्रॉप इन से पहले का मरहला है, जिसका मतलब है इस कुएं में खुद को धकेल कर गिराना। और ऐसा करने के लिए मुझे उसे अपने जिस्म में महसूस करने की ज़रूरत है। I kept on having the vertigo. मेरा सर चकराना शुरू हो गया था। ऐसा लगता था जैसे मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। मुजस्मे बनाने के दौरान मैं औजार पकड़ नहीं सकती थी और तेज धार औजार हाथों से छूटकर मेरे पैरों पर गिर जाते थे। बिलाखिर तशखीस हुई कि मुझे मल्टीपल सिरोसिस है।
इस मर्ज में आपका दिमाग आपकी आँखों या आपकी टांगों या जिस्म के किसी और हिस्से के साथ ठीक तरह से रब्ता नहीं कर पाता। तो जिस खातून की व्हील चेयर मैंने इस्तेमाल की, उन्होंने मुझसे कहा कि ये कुर्सी सिर्फ एक टूल है, और मेरे लिए ये एक बामानी बात थी कि ये सिर्फ एक जरिया है। पहले मुझे सिर्फ एक ब्लॉक तक जाने में शायद आधा घंटा लगता था, और अब मैं हर किसी की तरह इधर उधर जा सकती हूँ। एक व्हील चेयर ने मेरी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना दिया, और इसने मुझे एक खेल में शामिल होने का मौका भी दिया। मुझे लगता था कि मैं रो पड़ूंगी। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का इतना बेहतरीन लम्हा था। One of the best of my life. It feels like you're flying. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप उड़ रहे हों। जब आप ये काम अपने हाथों के बगैर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस खेल को दरअसल व्हील चेयर मोटोक्रॉस कहा जाता है। ये व्हील चेयर खेल के मुताबिक बनाई गई हैं। मैं खुद को स्केट बोर्डर के तौर पर शनाख्त करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक कम्युनिटी की बात है। मैंने 55 साल की उम्र में स्केट बोर्डिंग शुरू की। आप व्हील चेयर पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक्सट्रीम स्पोर्ट में हिस्सा ही नहीं ले सकते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब लोग मुझे स्केट बोर्डिंग करते देखें तो समझ सकें कि ऐसा करना मुमकिन है। ये 17 साल की उम्र में मुमकिन है, ये 20 या 30 साल में मुमकिन है, और ये 60 बरस की उम्र में भी मुमकिन है। आज ही लड़कियों की स्केटिंग करने का दिन है। एना और सैंडी, जिन्होंने इसे शुरू किया है, उन्होंने मुझसे भी शामिल होने के लिए पूछा, और मुझे लगा कि जैसे मुझे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे अपने बच्चे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का हर बच्चा, लड़के और लड़कियां, मेरी अपनी औलाद है। लेकिन लड़कियां बहुत खास हैं। लड़कियों के लिए मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से बात कर सकती हूँ। मुझे बताया गया था कि तुम्हें साफ सुथरा रहना है, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, लेकिन मैं इस किस्म की बच्ची थी जिसने वो सब कुछ किया। और आजकल लड़कियों को न सिर्फ बाहर निकलने की बल्कि सब कुछ करने की इजाजत है। हमें चोट लग सकती है, लेकिन हम इस खतरनाक समझे जाने वाले खेल में शामिल हो सकती हैं, और इसके साथ साथ खूबसूरत भी लग सकती हैं। इन लड़कियों को अपने वालिदैन के अलावा किसी और की भी जरूरत होती है जो उन्हें बताए कि वो लाजवाब हैं, वो उनके साथ रहे और सिर्फ उनसे मोहब्बत करे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दादी या नानी की तरह हूँ, स्केट पार्क में व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग खातून। So you know how when you stand at the top of things they look really big? मैं उन्हें बताती हूँ कि ये तो आप जानती हैं कि जब आप किसी जगह के ऊपर खड़े हों तो वो वाकई वहाँ से ज्यादा बड़ी नजर आती है, जैसे आप किसी कुएं के ऊपर खड़ी हों और नीचे उतरना नहीं चाहती। लिहाजा आपको लगता है कि आपकी हिम्मत से बाहर है। इसकी वजह ये है कि आप इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही हैं। फिर आप नीचे उतरकर जब ऊपर नजर उठाती हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे कद की वजह से था। ये देखो आखिर ये कितना ऊंचा है, तुम्हारे सर से सिर्फ चंद इंच ही ऊपर है ना। Of course, women need to help women. यकीनन खवातीन को खवातीन की मदद करने की जरूरत है, लड़कियों को लड़कियों की मदद शुरू करने की जरूरत है, और ऐसा कम उम्री में ही होना चाहिए। और मैं यहाँ इस फील्ड में इसीलिए हूँ और एक लड़की से दूसरी की मदद करने के लिए कह रही हूँ। आगाज इस तरह होता है और फिर आप उन्हें एक दूसरे की मदद करते हुए देखते हैं और ये खासा सहारंगेज होता है। Can you stand up? जेनिया डुलू की रिपोर्ट के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।